हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड है। साथियों इसमें हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हैं उन सभी एमसीक्यूज़ को यहाँ पे हम डील करेंगे। साथ ही साथ साथियों हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हाँ ये एमसीक्यू जो आया है ये इसका सोर्स क्या है, इसको यहाँ पे रखा किस लिए गया है। हम इन सभी चीज़ों को यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे और एक एक एमसीक्यू को यहाँ पे डील करेंगे। साथियों अगर आपको लगता है कि आपके पास इसका पीडीएफ होना चाहिए तो साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने कराई हैं उन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगा। साथियों जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जो कि हमारा बिहार जुडिशरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के मैं आ रहा हूं और सबसे पहले मैं मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं। मूल अधिकार से पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार सम्मिलित है। तो कहाँ पे अधिकतर अधिकार को सम्मिलित किया गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत और भाग 4 के अंतर्गत। अगर हम भाग 3 की बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा डिफाइन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक लेकर के? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक में आपका पूरा का पूरा आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। साथियों जब हम बात करते हैं पार्ट 4 की, किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 4 की, तो यहाँ पे आपको दिया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये कहां से कहां तक डील करता है साथियों? कि जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आर्टिकल नंबर 36 से रिलेटेड होता है और यहीं से ये प्रारंभ होकर के साथियों एक कदम जाता है आर्टिकल नंबर 51 तक। ये क्या करता है? हमारा डील करता है। तो आप दोनों लोगों को आपको ये दोनों चीज़ें पता चल गई कि भाग 3 क्या होता है और भाग 4 क्या होता है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। आगे देखिए साथियों इनके एक्सप्लेनेशन को भी डील कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अधिकतर अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 जिसको हम लोग मूल अधिकार और भाग 4 जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित माना जाता है, इसी के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बताया जा रहा था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा कह रहा है कि संविधान के कौन से भाग की व्यवस्था न्यायालय द्वारा की जा सकती है? तो साथियों किस चीज़ की व्यवस्था की जा सकती है? तो मूल अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं। मूल अधिकार क्या होता है साथियों? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हमको प्रोवाइड किया गया है, जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में प्रोवाइड किया गया है, उसी मूल अधिकारों के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करता है। किसको अधिकारिता प्रदान करता है साथियों? तो उच्च न्यायालय को यहाँ पे अधिकारिता प्रदान की जाती है। अतः मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यवस्था की जा सकती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग हमको बताया गया है। और साथियों आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? तो साथियों आर्टिकल नंबर 32 कहता है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। अगर इस पार्ट के आपके राइट को किसी के द्वारा भी कहीं ना कहीं से वायलेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं से कर्टेल किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो साथियों अकॉर्डिंग नंबर आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। तो ये बातें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। किसके? अगर आपका कोई भी चीज़ वायलेट किया जा रहा है, अगर आपका फंडामेंटल राइट, आपका मूल अधिकार अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार से वायलेट किया जा रहा है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट इशू करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। कह रहा है शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संवैधानिकता कब जोड़ा गया था? तो साथियों ये सभी को आप लोगों को पता होगा कि 86वां संविधान संशोधन था और इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत क्या किया गया था? इनकॉर्पोरेटेड किया गया था, जो कि हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमको ये देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लेनेशन देखिए साथियों, कह रहा है कि संविधान का 86वां संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा क्या कब दिया गया था साथियों? तो सन 2002 में संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, जिसके अधीन 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया साथियों? तो जो शिक्षा का अधिकार था आपका, उसको मूल अधिकार बना दिया गया है। आगे देखिए, इसके द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रस्तापित किया गया। इसके द्वारा भाग 4 को में एक नया मूल कर्तव्य 51A
के को, कैपिटल के को भी जोड़ा गया, जो कि उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 6 से लेकर मीन्स की 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, संरक्षक और माता पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करें। किसका कर्तव्य होना चाहिए, तो माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के अगर उनके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चे को कहाँ भेजें, अपने बच्चे को विद्यालय में भेजें। क्या करने के लिए, शिक्षा की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ को सुसंगित करता है। तो साथियों आप सभी को पता है कि डेफिनेशन के बारे में हमको कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत डेफिनेशंस को बताया गया है। कहाँ, आर्टिकल नंबर 12 में। और अगर इसी के बराबर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 में भी हमको डेफिनेशन बताया गया है। तो दोनों जगह हमें डेफिनेशंस को देखने के लिए मिलता है। संविधान के केवल भाग 3 और 4 के अंतर्गत हमको क्या बताया गया, राज्य पद की परिभाषा के बारे में हमको बताया गया है। अब नेक्स्ट यहां पर देखते हैं साथियों इनके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में ये क्या डील कर रहे हैं, कर रहे हैं कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 के संदर्भ से सुसंगत है। तो भाग 3 में वही परिभाषा है जो भाग 4 के अंतर्गत आपको परिभाषा दिया गया, जो डेफिनेशंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो साथियों डेफिनेशन में आप लोगों ने देख लिया। अब डेफिनेशन के अंतर्गत अगर हम आपको बात बताएं तो डेफिनेशन में क्या आ जाता है, डेफिनेशन में आपके लिए देश भर के केस आ जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का केस आ जाता है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस आ जाता है, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का मामला आ जाता है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का मामला आ जाता है। ये सब क्या है, ये सब आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है कि क्या इनको स्टेट माना गया है कि नहीं माना गया है। और यही स्टेट का फार्मूला आपको आर्टिकल नंबर 36 के अंतर्गत भी देखना पड़ेगा। आगे करा धातव्य है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा परिभाषा भाग 3 के संदर्भ में की गई है, जबकि अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि इस भाग अर्थात 4 में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अंतर्गत अर्थ होगा। इसी को भाग 4 का भी मान लिया जाता है। आपके एग्जामिनेशन में आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है, कहाँ पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो साथियों आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत और आर्टिकल नंबर 36 के अंतर्गत दोनों जगह के अंतर्गत क्या आपका डिफाइन किया गया है डेफिनेशन क्लॉजेस की अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य नहीं है। किसको राज्य नहीं माना गया है साथियों, अभी मैंने आपको कुछ केस लॉ बताया है, जैसे यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ, इसको क्या माना गया है, इसको राज्य नहीं माना गया। देखिए निगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अभी आपको मैंने कुछ केस लॉ बताया जिसमें किसको किसको क्या डेफिनेशन क्लॉजेस के अंतर्गत रखा गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत रखा गया, जिसमें केस लॉ है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। ये मामला आपके लिए रिलेवेंट है और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का मामला है, ये भी आपके लिए रेलिवेंट मामला है और ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट मामला आता है जो कि आर्टिकल नंबर 12 से डील करता है, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये भी रेलिवेंट मामला है। नेक्स्ट अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का मामला आता है। ये सभी के सभी मामले जो हमारे आर्टिकल नंबर 12 से कहीं ना कहीं डील करते हैं और इनकी रेलिवेंसी इतनी है कि ये बार बार रेपिटेशन में ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल तथा सरकार की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करने वाले स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण आते हैं। इसमें अदर अथॉरिटीज भी आता है, किसके अंतर्गत, जो हम लोग आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार तो आता ही है, साथ साथ इसमें अदर अथॉरिटीज की मीन्स की प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण भी इसमें शामिल माने जाते हैं आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत। वही कह रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ सरकार न तो इसे नियुक्त होता है और न ही शासकीय शक्ति के प्रयोग हेतु अधिकृत होता है, अतः राज्य के अंतर्गत ये नहीं माने जाते, इनको राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यायालय भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन जो भी आपका पूछा जा रहा है वो निगेटिव टर्मिनोलॉजी में क्वेश्चन पूछी जा रही है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्लियर होगा। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार आता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, यहीं से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा और यहीं से आपको डेफिनेटली फंसाने का काम करेगा। भारत सरकार आता है राज्य शब्द के अंतर्गत, संसद आता है, प्रत्येक राज्य सरकार एवं विधानमंडल आता है, भारत का राज्य क्षेत्र के भीतर या
भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकरण भी आते हैं। अब साथियों जो यहाँ पे अन्य प्राधिकरण दे दिया है, यही बार बार आपके एग्जामिनेशन में फंसाने का काम करता है कि अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत किसको माने किसको ना माने। न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र है, अतः इसे राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाता है। आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ, और ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि एमपीपीसीएस 2004 और 2005 का ये क्वेश्चन भी रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सेशन आप अटेंड करिए, इसमें डेफिनेटली आपको लेवल का क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए 100% रेलिवेंट होगा। आगे कह रहा है साथियों, राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। कौन सम्मिलित की जा सकती है? तो न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। इस प्रकार के आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्दित वाद में किया है। तो कौन सा? AR अंतुले वर्सेस RS नायक का मामला है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत ये भी आ सकता है, और ये मामला आपके लिए रेलिवेंट है। जब साथियों आप IPC का सेक्शन नंबर 21 पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि किसको किसको क्या मानते हैं, पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत मानते हैं। अब यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है कि व्याख्यान में उच्चतम न्यायालय ने AR अंतुले बनाम RS नायक के बाद में नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बाद में दिए गए पूर्ववर्ती निर्णय के विपरीत यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायपालिका भी संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थों में राज्य में शामिल की जा सकती है। अभी किसके द्वारा बताया गया साथियों? तो ये केस लॉ के माध्यम से ये हमको बताया गया, और ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोनों फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप यहाँ पे डील करते हैं। एक में बताया गया है कि राज्य सरकार को मीन्स की न्यायपालिका को राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाता। यहीं पर आप दूसरे हैंड पे देख रहे हैं AR अंतुले वर्सेज RS नायक का मामला। देखिए साथियों क्या कर रहा है, AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय ऐसे आदेश या निर्देश नहीं दे सकता है। कैसा नहीं दे सकता है? जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हो, जो भी मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का अगर कोई भी कर्टेल कर रहा है, किसी भी हद तक कर्टेल कर रहा है, तो इस प्रकार का उल्लंघन करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य शब्द में न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। किंतु जब तक नरेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 का निर्णय उलट दिया जाता है, तब तक स्थिति पूर्ववत रहेगी। ये यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि ये केस आया था, नरेश बनाम स्टेट ऑफ उत्तर महाराष्ट्र का केस आ गया था, इसको उलट दिया जाता है तब स्थिति पूर्ववत रहेगी। आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो ये किसके अंतर्गत किया? तो नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य का एक मामला आया था और इसी के अंतर्गत ये किया गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन राज्य नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कौन राज्य नहीं है, तो साथियों आप देख सकते हैं CSIR को राज्य यहाँ पे नहीं माना गया। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है CSIR अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि अन्य सभी हैं। अन्य सभी मीन्स की इलाहाबाद विश्वविद्यालय राज्य है, फिर अगर नगर महापालिका राज्य है, संसद यहाँ पे राज्य माना गया, लेकिन CSIR जो है ये एक राज्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया। देखिए कह रहा है CSIR अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है जबकि अन्य सभी हैं। यह निर्णय 1975 में दिया गया था, परंतु एक महत्वपूर्ण मामले द हिंदुस्तान टाइम्स 2002 में दिए गए निर्णय के अनुसार CSIR राज्य है। अब यहाँ पे आपको अगर आंसर भी मार्क करना होगा तो क्या मार्क करेंगे? आप ये आंसर मार्क करेंगे कि 2002 के निर्णय के अंतर्गत ये बताया गया है कि CSIR भी क्या हो गया है, अब एक राज्य के अंतर्गत आ गया है। और ये कौन सा केस था? तो दी हिंदुस्तान टाइम्स का मामला था। ये आपके लिए रेलिवेंट मामला यहाँ पे साबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? किसको राज्य नहीं माना गया है? तो साथियों आप सभी को पता है कि NCERT को राज्य नहीं माना गया है। किसके अंतर्गत? तो आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत इसको भी राज्य नहीं माना गया। और ये टॉपिक इतना वेग होता है, यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आता है जो कि बार बार आपको फंसाने का क्वेश्चन देगा कि इसको राज्य माना गया है, इसको राज्य नहीं माना गया है। अब आप उसी में कन्फ्यूज रहेंगे कि भाई वाकई में किसको राज्य माना गया है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 12 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एक्सप्लेनेशन देखिए। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के वाद में टेकराज बनाम भारत संघ के विनिश्चयों के अनुसरण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि NCERT अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत नहीं शामिल होता है, इसको राज्य नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखिए, इसका और भी ऑप्शन देखिए। तो ब्रिटिश एयरवेज कारपोरेशन जो है इसको राज्य के अंतर्गत यहाँ पे शामिल नहीं किया गया।
एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, साथियों ये भोपाल का बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल भारत सरकार एवं संसद तथा भोपाल नगर निगम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माने गए। अब आप देख सकते हैं कि इनको राज्य माना गया है इसके अंतर्गत, जबकि ब्रिटिश एयरवेज कारपोरेशन नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज कारपोरेशन इसको राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। आगे देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन शामिल है? भारत सरकार एवं संसद शामिल है जो कि राज्य होता है, राज्य सरकार एवं विधानमंडल है जो कि राज्य होता है, सभी स्थानीय प्राधिकारी जो कि राज्य होता है, अन्य प्राधिकारी जो कि राज्य होता है। इन सभी को राज्य के अंतर्गत माना गया है, जो कि एक लिस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। उसी लिस्ट के अंतर्गत आपको पता है कि हाँ, जो भी 20-25 जो भी केस लॉ आए हैं, जिसको भी बताया गया है कि ये राज्य हैं, ये राज्य हैं, आप उसको बाई हार्ट कर लीजिएगा, आपके लिए वही रेलिवेंट रहेगा। नहीं तो आप इस तरह के पेच में फंस जाएंगे कि किसको राज्य हम माने, किसको राज्य नहीं माने, कौन अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है, कौन नहीं आता है, आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो एक चार्ट है, एक चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा कि किसको किसको राज्य माना गया, किसको किसको राज्य नहीं माना गया। जिसको राज्य माना गया आप उसको बाई हार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है? किसको माना जाता है? तो साथियों यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको कि हम लोग LIC कहते हैं, लाइफ इन कॉर्पोरेशन, इसको क्या माना गया? इसको राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माना गया। एक्सप्लेनेशन डील करता है सुखदेव सिंह बनाम भगत राम के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत शामिल है और इसको भी हम क्या मानते हैं? इसको भी हम राज्य मानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? तो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज जो है इसको राज्य के अंतर्गत माना गया है। आप देख भी सकते हैं कहाँ कहाँ ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। टेकराज बनाम भारत संघ AIR 1988 के अनुसार संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था तथा चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT AIR 1992 के बाद के अनुसार शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोनों राज्य नहीं है। इन दोनों को क्या माना गया? राज्य नहीं माना गया। लेकिन जब अदर हैंड पे देखते हैं तो यूपी स्टेट कोऑपरेशन लैंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड के अनुसार वाद के अनुसार सरकारी कंपनियां राज्य हैं, जो भी सरकारी कंपनियां यहाँ पे राज्य हैं। इस निर्णय के अनुसार दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राज्य हो सकता है। इस निर्णय के अनुसार ही बताया गया है कि जो दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है ये राज्य के अंतर्गत हो सकता है, इसको राज्य माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डील करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अधीन राज्य है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो होता है साथियों ये राज्य के अंतर्गत शामिल होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, नेशनल बुक ट्रस्ट को संविधान के अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत राज्य माना गया है। श्रीमती हरदीप कौर बनाम द NCT ऑफ दिल्ली का एक विनिश्चय वाद था, इसी से रिलेटेड ये है और आप इसको ऑब्जर्व भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है? तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार लगा करके रखा है। जब आयोग के द्वारा कहीं ना कहीं स्टार लगा कर रख दिया जाता है, और ये छोटा मोटा कोई आयोग है नहीं, ये यूपी का आयोग है। यूपी PCS 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी थी, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा करके रखा गया है। जो स्टार वाला क्वेश्चन है उसको हम डील नहीं करेंगे, डेफिनेटली नहीं डील करेंगे, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी वाला मामला है और उसको हमको नहीं देखना है। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड के वाद के अनुसार सरकारी कंपनियां राज्य हैं। सरकारी कंपनियां यहाँ पे बता दिया मोटा मोटा कि जो सरकारी कंपनियां होती हैं उनको राज्य कहा जाता है। इस प्रकार दिल्ली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE भी राज्य है। बात समझ गए आप? आगे देखिए, वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के वाद में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को राज्य माना गया है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम राधेश्याम राय 2009 के वाद में उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्था को उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य घोषित किया गया है। इस प्रकार कोई विकल्प सही नहीं है, अर्थात सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी आता है, उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक भी आता है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम भी आता है, उत्तर प्रदेश गन्ना विकास संस्था भी, ये सभी के सभी क्या आते हैं? राज्य के अंतर्गत आते हैं। और क्वेश्चन जो हमारा पूछा था वो निगेटिव टर्मिनोलॉजी में पूछा था कि कौन राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को डील किया, अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन आपने अपने आंसर को यहाँ पे मार्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मूल अधिकारों के प्रयोजन के
के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इसको क्या किया गया? इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं बिहार सीजे 2009 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, और साथ साथ यूपी पीसीएस 1995 और 2007 में भी ये क्वेश्चन रेस किया गया। एक्सप्लेनेशन डील करिए। मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट स्टडीज, संवैधानिक एवं संसदीय विषयों का अध्ययन संस्था, सम्मिलित नहीं है। टेकराज बना भारत संघ के वाद में विनिश्चय, इस वाद में विनिश्चय अनुसार संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम क्या कर रहा है? जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम आगे कह रहा है 1965 के अधीन एक रजिस्टर्ड संस्था है, वह राज्य का अभिकर्ता नहीं है, और अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। यह एक शैक्षिक संस्था है, इस पर राज्य का व्यापक नियंत्रण नहीं है। ऐसी सोसाइटी राज्य तब होगी यदि वह राज्य का कारोबार करती है अथवा राज्य के लोक दायित्व को संपादित करती है। तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन संविधान की धारा 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है? तो एक भगवान की जो मूर्ति है राज्य की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है। और आप ऑब्जर्व करिए बिहार सीजे 2009 का भी ये पेपर में क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन देखिए। कह रहा है एक भगवान की मूर्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा पटना विश्वविद्यालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया और इसको राज्य माना भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में नहीं आता है? तो यहाँ पे आंसर में आप देखेंगे तो ए एंड डी दोनों दिया है। ए का मतलब एक भागीदारी फर्म और डी का मतलब राष्ट्र शिक्षा अनुसंधान और परिषद संस्था। ये यूपी पीसीएस 2008 और बिहार सीजे 2009 का क्वेश्चन था। ये कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप डील करिए, एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा में भारत संचार निगम लिमिटेड आता है, ठीक। और उसके बाद से तरसीम सिंह बनाम भारत संचार निगम लिमिटेड 2004 का विनिश्चय, एक सहकारी समिति उसी दशा में राज्य मानी जाएगी जब वो राज्य का कारोबार करती है। कब माना जाएगा? जब वो किसी भी प्रकार से राज्य का अगर काम करता होगा तभी माना जाएगा, अथवा राज्य के लोक दायित्व को संपादित करती हो। टेकराज बनाम भारत संघ 1988 के वाद का विनिश्चय, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद राज्य नहीं है, इसको राज्य के अंतर्गत नहीं माना गया। नेक्स्ट कर रहा है चंद्रमोहन खन्ना बनाम एनसीईआरटी के वाद का विनिश्चय, इस प्रकार एक भागीदारी फर्म भी अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है क्योंकि इसका गठन प्राय निजी व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, इसीलिए इसको राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में उल्लिखित राज्य की अवधारणा में शामिल है। किसको शामिल किया गया? ये सभी, रेलवे बोर्ड भी आ जाता है, न्यायपालिका भी आ जाता है, विश्वविद्यालय भी आ जाता है, ये सभी को सभी क्या माना गया? कहीं ना कहीं केस लॉ के अकॉर्डिंग इसको राज्य माना गया। नेक्स्ट हमारे पास जो केस लॉ आता है, क्वेश्चन आता है साथियों, द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज इन रिगार्डेड टू आर्टिकल, किससे डील करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की बात करते हैं तो साथियों ये आर्टिकल नंबर 13 से डील करता है। और आर्टिकल नंबर 13 हमारा बात क्या करता है? जो आर्टिकल नंबर 13 बात करता है लॉ इनकॉन्सिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। यहाँ पे डॉक्ट्राइन की बात की जाती है। हमें 4 प्रकार के डॉक्ट्रिन को देखने के लिए मिलता है। कौन कौन से डॉक्ट्रिन हमको देखने के लिए मिलता है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देखने के लिए मिलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर देखने के लिए मिलता है, और जुडिशियल रिव्यू हमको देखने के लिए आर्टिकल 13 के अंतर्गत मिलता है। इसका हिंदी में मतलब होता है साथियों, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में हमको आर्टिकल नंबर 13 क्या करता है? डील करता है। आप एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रत्याभूति मूल अधिकार में कहा गया है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनने वाली या न्यून करने वाली विधि क्या होंगी? शून्य मानी जाएगी, उनको वाइड कर दिया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 में आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स निहित है, जिसके अनुसार संविधान लागू होने के पूर्व से प्रचलित विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध होगी जहां तक कि वो मूल अधिकारों से क्या होंगी? डेरोगेट होंगी, अगर असंगत होंगी तो। चारों कंडीशंस मैंने आपको बता दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर एंड जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की बात करते हैं। सही उत्तर बताइए,
अधित्यजन करना अनुज्ञा है। कहाँ बात कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, किसी भी मूल अधिकार का नहीं किया जा सकता। किसी भी मूल अधिकारों को आप अधित्यजन मीन्स की वेवियर नहीं कर सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स का आप वेव नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन को डील करता है, कह रहा है बेहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों को छोड़ने के लिए और अपने दोषी बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अर्थात अभित्यजन त्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर किसी भी मूल अधिकारों में अनुज्ञ नहीं है। किसी भी दशा में आप अपने मूल अधिकारों को, अपना फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं? वेव आउट नहीं कर सकते हैं। आप अपने फंडामेंटल राइट को त्याग नहीं, छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करता है। शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों आप सभी को पता है कि ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने इसको क्या किया है? अडॉप्ट किया। और इस टाइप से भी हमारे एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चीज को हम लोगों ने किस देश से अडॉप्ट किया। अगर आप लोग का पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो इस पे भी मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा कि किस देश से किस चीज को हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। साथ ही साथ आपके एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, किसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। अगर आपका पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो उसको भी मैं डील कर दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर मूल अधिकार की हम बात करते हैं साथियों, तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने अडॉप्ट किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से हमने अडॉप्ट किया। और संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो ये कनाडा के संविधान से लिया है। और समवर्ती सूची की बात करते हैं तो साथियों ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्माण का सिद्धांत निम्न में से लागू किया गया था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का एक मामला आया था और इसी मामले में ये बात देखने के लिए हमको मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों आगे क्या कहता है। साथियों इसके एक्सप्लेनेशन को अब डील करते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहा है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि संविधान के निर्वचन में प्रथम बार भविष्य लक्ष्य विनिर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में लागू किया था, जिसके अनुसार निर्णय का प्रभाव केवल भविष्य लक्ष्य होगा तथा जितने संशोधन हो चुके हैं अनुच्छेद 13 के संदर्भ में विधिमान्य बने रहेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर लिया। अब साथियों इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या सूची में दे रहा है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला किससे है? तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए ये मामला है। अगर हम बात करते हैं यहीं पे ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला, तो साथियों ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड ये मामला है, इसके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास एस आर नारायण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है कि जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के साथ डील करता है। ठीक, हम नेक्स्ट बात करते हैं तो भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य का मामला, और साथियों ये डील करता है आच्छादन के सिद्धांत से। तो इन सभी मामलों को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 25 में कि संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत निम्न में से किससे लागू होता है? तो किससे लागू होता है? सभी विधियों को, चाहे संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो, सबके ऊपर क्या लागू होता है? तो ये ग्रहण का सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स होता है ये सभी के ऊपर लागू होता है। यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को डील करता है। संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 1 में ग्रहण का सिद्धांत निहित है। ग्रहण का सिद्धांत सभी विधियों पर, चाहे वह संविधान के पूर्व की हो या पश्चात की हो, उनके ऊपर लागू होता है। दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर के वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि आच्छादन मीन्स की ग्रहण का सिद्धांत संविधानवेत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से संबंधित ही क्यों ना हो। तो आप लोगों ने यहाँ पे केस लॉ के रेफरेंस से इसको देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों आप सभी को पता है भीखाजी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला है जो कि इसी से डील कर रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 में निहित है। उच्चतम न्यायालय द्वारा भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के प्रकरण में आच्छादन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने पर उस मात्रा तक अवैध घोषित होंगे। कहां तक? तो उस मात्रा तक अवैध होंगी जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। कहां तक साथियों? जहां तक वे मूल अधिकारों से असंगत हैं। ऐसी विधियां प्रारंभ से ही शून्य होती हैं, बल्कि अधिकारों के प्रवर्तित हो जाने के कारण वे मृत प्राय हो जाती हैं और उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। ऐसे कानून बिल्कुल लुप्त नहीं होते हैं, वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं
और सुसुप्तावस्था में रहते हैं। मीन्स कि वो सुसुप्तावस्था के अंतर्गत वो कानून रहते हैं लेकिन विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कह रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो साथियों आप देख सकते हैं आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत किया जाता है। और देखिए ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा जा रहा है, एक्सप्लेनेशन को डील करिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य घोषित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया। यह परिभाषा अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 11 नागरिकता से एवं अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। भारत में संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, किसके द्वारा चुनौती दी जा सकती है साथियों? तो आप इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर देखिए, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में जाकर के दी जा सकती है। साथियों इतना भारी भरकम एक्सप्लेनेशन को देखने से अच्छा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कहीं भी फंडामेंटल राइट किसी भी हालत में कर्टेल किया जा रहा है तो आप दो जगह आपको रेमेडी मिलेगा। एक आर्टिकल नंबर डायरेक्ट 32 में आपको मिलेगा। अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट कर्टेल किया जा रहा है, कहां से लेकर के आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 के बीच में किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 5 प्रकार की रिट्स को क्या कर सकते हैं, इशू करा सकते हैं। वही हम बात करते हैं साथियों अगर हाई कोर्ट में, अगर स्टेट के हाई कोर्ट में, तो आर्टिकल नंबर 226 के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में भी, मीन्स कि अगर आप यूपी में हैं तो यूपी के स्टेट में आप जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, एक अपना रिट इशू करा लेंगे। कब? जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। अगर आप बिहार में हैं तो आप पटना हाई कोर्ट में जाकर के आप रिट इशू करा सकते हैं। कब? अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा। यही सारी बातों को यहाँ पे बताया गया। और साथियों आपको इसमें बताया गया है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस लॉ के बारे में, कि उसमें हमको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी के बारे में हमको बताया गया था कि आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको नहीं छेड़ना है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ढीला करना है आपको। ये बात किसके द्वारा कहा गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। और किस मामले में कहा गया था? तो साथियों केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में ये बात बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। कह रहा है कि क्या विधिक व्यक्ति भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता अर्जित कर सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत राज्य क्षेत्र में अधिवास है, वह भारत में जन्मा था या जिसने माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा था या जो इस संविधान के लागू होने से पूर्व 5 वर्ष तक भारत में निवास कर रहा, वो भारत का क्या होगा? वो भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो साथियों कहां पे निहित है? तो आर्टिकल नंबर 13 के अंतर्गत इसको निहित माना गया। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निहित है। वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 में यह स्पष्ट होता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगी जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो। किसी भी प्रकार से इस प्रकार का कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि हमारे क्या कर रहा होगा, आर्टिकल नंबर 13 को, मीन्स कि किसी भी प्रकार से हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 को क्या कर रहा है, कर्टेल कर रहा होगा। अगर इस प्रकार का कोई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस लॉ को अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13 उस लॉ को हम इनकॉन्सिस्टेंट घोषित कर देंगे। मीन्स कि उस लॉ को हम असंगत घोषित कर देंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने इसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? तो साथियों ये कौन प्रदान करता है? तो आर्टिकल नंबर 13 हमको प्रदान करता है और आर्टिकल नंबर 13 के बारे में यहाँ पे हमको बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 3 ए के अंतर्गत विधि में समाविष्ट है। तो क्या समाविष्ट है साथियों? तो विधि के अंतर्गत कोई भी अध्यादेश आ जाता है, कोई भी ऑर्डिनेंस आ जाता है, कोई भी आदेश ऑर्डर आ जाता है, उपविधि आ जाता है, नियम आ जाता है, विनियमन आ जाता है, अधिसूचना आ जाता है, रूढ़ि या प्रथा, ये सभी आर्टिकल नंबर 13 सब क्लॉज 3 ए के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को क्या किया गया है, इनकॉर्पोरेटेड किया गया है, शामिल किया गया। इसी रेशियो में आपके एग्जामिनेशन में आएगा और यही क्वेश्चन पूछेगा, यहीं से अगर पूछेगा भी तो। नेक्स्ट कर रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में दिए गए अर्थ के अनुसार निम्न में से क्या कानून नहीं है? किसको कानून नहीं माना गया साथियों? तो जो सरकारी परिपत्र होता है इसको कानून के अंतर्गत नहीं माना गया। अभी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को देखा, अध्यादेश कानून होता है, नियम कानून होता है, अधिसूचना कानून होता है, लेकिन जो सरकारी परिपत्र होता है इसको कानून के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत निम्न संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों? तो यूएसए के संविधान से इस संविधान को क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह सिद्धांत मारवरी बनाम मेडिसन के मामले में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व तथा औचित्य प्रमुख रूप में राष्ट्रपति तथा फ्रांस के संविधान से गणतंत्र संबंधी प्रावधान क्या किए गए, इन सभी चीजों को अडॉप्ट किया गया। एक सीरीज में आपको यहाँ पे बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है। तो साथियों, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ होता है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में क्या कर सकता है? घोषित कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए साथियों क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित एवं संशोधित किसी भी विधि को उच्चतम न्यायालय अधिकारातीत संविधान के रूप में घोषित कर सकता है। अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वे विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 13 को यहाँ पे रखा गया। वे ऐसे किसी भी विधि को प्रवर्तित करने से इनकार कर सकते हैं जो संविधान के उपबंधों से क्या होता है? असंगत होता है, अगर उनका किसी भी प्रकार से अल्पीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली डिसाइडेड इन। किस केस में किया गया था? तो साथियों एल चंद्र कुमार का केस आया था और इसी एल चंद्र कुमार के केस में ये किया गया था। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ AIR 1997 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 32 के तहत विधायिक कार्यों पर उच्चतम न्यायालय ने निहित न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान की आधारभूत ढांचा है। ये क्या है? संविधान की एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो साथियों हमको बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में। वहीं हमको बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप संविधान में सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का कहीं से भी कर्टेल, कहीं से भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये बात हमको एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ के मामले में देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही साथ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में भी हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 37 है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य धर्मों के प्रति तटस्थ रहने वाला राज्य क्या होता है? एक पंथ निरपेक्ष राज्य होता है। तो साथियों ये सेशन था, इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन को मैं लेकर के आया था आपसे। अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं बहुत ही जल्द। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिएगा। अगर आपको चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।